हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? हाउ इज एवरीवन? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पैराजम्बल्स के कॉन्सेप्ट्स को हम और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, इस टॉपिक में हम और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड. Please help me learn and understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं. Please think about it for 30 seconds. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम, जैसे कि हमने पिछले सेशन में स्टार्ट किया था, वही करेंगे। सबसे पहले हम पैराजम्बल्स करेंगे स्टोरी बेस्ड। तो कुछ पैराजम्बल्स हम स्टोरी बेस्ड सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद हम जनरल पैराजम्बल सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, होमवर्क वाला क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगी, सो डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल भी परेशान मत हुइए। दिख रहा है सभी को? पहला पैराजम्बल है, साथ में करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी पैराजम्बल को करने का? रीडिंग। चलिए, आप सभी के पास 1 मिनट है सारे स्टेटमेंट्स को रीड करने का। रीड करेंगे सभी लोग। चलिए, अभी अरेंजमेंट नहीं करना है, सिर्फ रीडिंग करनी है। तो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पर फोकस कीजिए। ओनली फोकस ऑन रीडिंग। पढ़ लिया? चलो, अब एक बार मैं आपको समझाती हूँ। फेसिंग स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का मीनिंग क्या होता है? डाउट। उस पे लोग डाउट कर रहे थे। एंड प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मीनिंग क्या होता है? पार्शियलिटी, बायस्डनेस, पार्शियलिटी, एक तरफा व्यवहार। प्रेजुडिस का मतलब एक और क्या होता है कि आप मन में किसी को लेके पहले से ही ओपिनियन बना लो कि ये इंसान तो ऐसा ही होगा, उसको बोलते हैं प्रेजुडिस। कैसे बना? प्री। प्री मीन्स पहले से। JUD, जुड एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है जजमेंट। तो पहले से ही किसी को लेके मन में जजमेंट बना लेना। तो वो उन लोगों के ऊपर लोग डाउट कर रहे थे, पहले से ही उनको लेके जजमेंट बना रखा था। सैमुअल और एरिया जो है, उन्होंने टायरलेसली, बिना थके हुए काम किया। गैप को खत्म करने के लिए, दूरियों को खत्म करने के लिए दोनों दुनियाओं में उन्होंने विलेजर्स को समझाया, सिखाया कि क्या इंपॉर्टेंस होती है शांति की और साथ में रहने की। जैसे उनकी अनलाइकली, अनलाइकली मीन्स जिसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, उसको बोलते हैं अनलाइकली, उनकी फ्रेंडशिप ब्लॉसम हुई। ब्लॉसम मीन्स बड़ी। सैमुअल ने सीखा एरियाज की दुनिया के बारे में, एरिया की दुनिया के बारे में, जो समुद्र की लहरों के नीचे थी। और इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग मीन्स मंडराता हुआ, और जो मंडराता हुआ खतरा था, जो थ्रेटन कर रहा था, जो खतरे में डाल रहा था उसके अंडर वाटर किंगडम को। तो ऐसा लग रहा है एरिया जो है एक जल परी है, और जल परी का जो किंगडम है वो पानी के नीचे है और वो खतरे में है। और सैमुअल जो है एक इंसान है, इंसान की और जल परी की दोस्ती की बात हो रही है। इन दी एंड, अंत में उनके एफर्ट्स की वजह से ना केवल अंडर वाटर का किंगडम बच पाया, बल्कि उनका जो ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया, जो पहले एक डिवाइडेड विलेज था,
लोग आपस में डिवाइडेड थे, वो बदल गए और एक बियाकन, बियाकन मीन्स एक सिंबल ऑफ यूनिटी बन गया, एक साइन ऑफ यूनिटी बन गया, खूब सारी यूनिटी आ गई। डिस्पाइट द विलेजर्स, विलेजर्स के अंदर डर था मिथिकल क्रिएचर्स का, मिथिकल मीन्स रहस्यमय, मिथिकल मीन्स जो बहुत पुरानी चीजों में मिथ थे, मतलब जिनको लोग मानते थे कि वो है ही नहीं, तो इस तरह के क्रिएचर्स का डर था विलेजर्स को। सैमुअल ने डिसाइड किया कि वो मरमेड को नर्स करेगा, मतलब उसका ख्याल रखेगा, उसको खराब कंडीशन में अच्छा फील करवाएगा, मतलब उसकी हेल्थ का ख्याल रखेगा। उस मरमेड का नाम क्या था, एरिया, और उसको उसकी हेल्थ वापस देगा। टुगेदर उन दोनों ने मिलके एक प्लान बनाया, हैच्ड मींस क्रिएटेड, एक प्लान बनाया कि हम ह्यूमंस को यूनाइट करेंगे और मर्क फोल को, जो उसके जल परियों वाला जो सारे के सारे लोग हैं जो समुद्र के नीचे रहते हैं, उन सबको यूनाइट करेंगे, जिससे कि दोनों ही दुनिया जो है तबाही से बच जाए। इन अ स्मॉल कोस्टल विलेज, एक छोटे से समुद्र के किनारे विलेज में एक लोनली फिशरमैन, एक अकेला फिशरमैन था जिसका नाम था सैमुअल। उसको एक इंजर्ड मरमेड मिली, एक जल परी मिली जो इंजर हो गई थी, जिसको चोट लग गई थी, जो कि वॉश्ड अशोर, जो समुद्र के तट पे आ गई थी एक बहुत ही भयानक तूफान के दौरान। समझ आया सभी को? तो पहले हमने क्या किया, रीड किया। अब हम अरेंजमेंट करते हैं, देखते हैं कितने लोगों का ठीक निकलता है। सबसे पहले पूरी कहानी को इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है कि सैमुअल कौन था? तो सैमुअल को, जो कि एक अकेला फिशरमैन था, उसको एक मरमेड मिली, एन इंजर्ड मरमेड। चलो, क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एन मरमेड और द मरमेड। एक इंजर्ड मरमेड मिली और उस मरमेड का नाम क्या था, एरिया। क्या यू और एस का पेयर सभी को क्लियर है? कोई परेशानी? चलो, आई होप यू और एस का पेयर सभी को क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। अब वो उसको मिली, सैमुअल ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, उसको उसकी हेल्थ वापस देगा। चलो, फिर क्या हुआ, उनकी फ्रेंडशिप बढ़ने लग गई, उनकी फ्रेंडशिप बढ़ने लग गई। सैमुअल ने जाना कि एरिया की दुनिया कैसी है और क्या क्या खतरा है उसकी दुनिया को। चलो, तो उनकी फ्रेंडशिप बढ़ी और क्या हुआ, उनकी सैमुअल ने एरिया की दुनिया के बारे में जाना कि इनकी दुनिया कैसी है और इनकी दुनिया को क्या क्या खतरा है, ये बात सैमुअल ने जानी। चलो, क्यों हो गया। अब कुछ और बनाते हैं। यहाँ पे इन द एंड लिखा हुआ है, इन द एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब आर तो लास्ट में आएगा। इन द एंड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अंत में। तो ये तो हमें डायरेक्ट हिंट दिया ही हुआ है कि आर कहाँ आएगा, आर लास्ट में आएगा। चलो, हमारा ये भी क्लियर हो गया। बस दो ही स्टेटमेंट्स है, दो ही जगह है, देख लेते हैं भाई। उन दोनों ने टायरलेसली, बिना थके हुए काम किया अपनी दोनों दुनियाओं के बीच की दूरियों को मिटाने के लिए। विलेजर्स को सिखाया कि हार्मनी, शांति की क्या इंपॉर्टेंस है। उन्होंने एक प्लान बनाया, पहले प्लान बनाएंगे फिर प्लान के ऊपर काम करेंगे। तो पहले प्लान बनाया जाएगा, अ प्लान, और फिर उस प्लान के ऊपर काम किया जाएगा। पहले प्लानिंग कर तभी तो काम करते हो, इसका मतलब क्या है, टी पहले आएगा, पी बाद में आएगा। तो फाइनल सीक्वेंस क्या हो गया, व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस, यू एस क्यू टी पी एंड आर। कितने लोगों का ठीक निकला? आई होप मेनी ऑफ यू। चलो, एक फ्लोचार्ट से समझ लेते हैं, क्योंकि फ्लोचार्ट बनाएंगे तो और इजी हो जाएगा। तो पहले तो लिखा हुआ था अ मरमेड, फिर लिखा हुआ था द मरमेड, मरमेड का नाम था, लास्ट में इन द एंड था, फिर एक प्लान बनाया और फिर उस प्लान की तरफ काम किया। जब वो मरमेड मिली तो उस मरमेड की दुनिया को जाना सैमुअल ने, तो क्या लिखा हुआ था, उनकी फ्रेंडशिप ब्लॉसम हुई। फाइनल सीक्वेंस क्या बन गया, फाइनल सीक्वेंस इज यू एस क्यू टी पी आर। कोई परेशानी किसी को? सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया, एस। थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, क्यू। लास्ट स्टेटमेंट क्या था, यू एस क्यू टी पी आर, दैट मीन्स लास्ट स्टेटमेंट इज आर, फर्स्ट स्टेटमेंट इज यू, फिफ्थ स्टेटमेंट यू एस क्यू टी पी पी। चलो, कोई परेशानी किसी को? अब एक स्टोरी वाला हमने साथ में सॉल्व किया है, अब एक स्टोरी वाला आप सॉल्व करेंगे। 3 मिनट का टाइम दे दूं सभी को। सो यू हैव 3 मिनट्स विद यू।
ये स्टोरी वाला आप सॉल्व करेंगे। सभी के पास 3 मिनट का टाइम है। यू नो टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल द बेस्ट। अब तो कर लोगे स्टोरी वाले। चलिए डिस्कस करें। लेट्स सी। सबसे पहला स्टेप क्या था, सारे स्टेटमेंट्स को रीड करना। तो हमने सबसे पहले रीड किया, डिटरमाइंड टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ कि ठान लिया कि मुझे समझना है कि ये शीट कहाँ से आई है। क्लारा जो है एम्बार्क मीन स्टार्टेड, उन्होंने एक जर्नी को शुरू किया थ्रू हर टाउन हिस्ट्री, अपने टाउन की हिस्ट्री के थ्रू। एनकाउंटरिंग मीन्स फेसिंग, और किसका सामना करा उन्होंने, अपैरिशंस मीन्स भूत। तो वो लोग जिनकी बहुत पहले डेथ हो गई थी उनके भूतों का उसने सामना किया, मतलब उसके भूत उनको मिल रहे थे। इन दी एंड, अंत में क्लारा का जो म्यूजिक था, ना केवल उसने क्लोजर लाया टाउन को, मतलब टाउन की सारी चीजें खत्म हो गई, टाउन एक तरीके से कंप्लीट हो गया, बट ऑल्सो फोर्स्ड मीन्स क्रिएटेड, बल्कि क्रिएट किया उन्होंने टाइमलेस कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं था जनरेशंस के बीच में। इन अ क्वेंट टाउन, क्वेंट मीन्स बहुत ही अट्रैक्टिव, किस चीज की वजह से अट्रैक्टिव, क्योंकि बहुत पुराना है। तो एक ऐसा क्वेंट टाउन था, थोड़ा सा अजीब सा टाउन था पास्ट की वजह से। एक टैलेंटेड म्यूजिशियन थी जिनका नाम था क्लारा, उनको एक एंशियंट, एक बहुत ही पुरानी, फॉरगॉटन मीन्स भूली हुई, तो उनको एक बहुत ही पुरानी, एक बहुत ही भूली हुई, जिसको लोग भूल चुके थे, ऐसी शीट ऑफ म्यूजिक मिली अपनी ग्रैंड मदर के एटिक में। एटिक का मीनिंग क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसा रूफ, कोई किसी रूम में, कोई एक बहुत ही रहस्यमय रूम में, उसको क्या बोला गया, एटिक। इंट्रीग्यूड, वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई, तो बहुत ज्यादा उनके अंदर एक वो था, इंट्रीग्यूड का मतलब क्या, एक तरीके से शॉक्ड थी, सरप्राइज थी, जानना चाहती थी उस चीजों की ये है क्या। तो ऐसी वो इंट्रीग्यूड के अंदर एक एंजाइटी आ गई कि ये है क्या। शी प्लेड द, उन्होंने प्ले किया हॉन्टिंग, हॉन्टिंग का मीनिंग क्या, डराने वाली, उस मेलोडी को अपने वायलिन में प्ले किया। अननोइंगली, उनको नहीं पता था, बट उन्होंने अवेकन कर दिया, जगा दिया एक डॉर्मेंट में जो बहुत टाइम से मरी हुई थी, उस मैजिकल फोर्स को उन्होंने जगा दिया। अलोंग द वे, रास्ते में उन्होंने अनरेवल किया, अनरेवल मीन्स उनके सामने आए फैमिली के सीक्रेट्स। हील्ड ओल्ड वोन, जो पुराने जख्म थे उसको उन्होंने भर दिया, और उन्होंने समझा कि क्या इंपॉर्टेंस होती है पास्ट को प्रोटेक्ट करने की, प्रिजर्व करने की। जो टाउन के लोग थे वो एक्सपीरियंस करने लग गए, अलग अलग ऑकरेंसेस, अलग अलग चीजें होने लग गई, और क्लेरा को तो बहुत जल्दी पता चला कि म्यूजिक के पास पावर है मेमोरीज को जिंदगियों में लाने की। तो सबसे पहला स्टेप क्या किया,
हमने पढ़ लिया। मैम डर लग गया इसको पढ़ के, कोई बात नहीं, हमें भावनाओं में नहीं बहना है, सिर्फ अरेंज करना है। तो सबसे पहले अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, एक म्यूजिशियन थी जिनका नाम था क्लैरा, आर से स्टार्ट हुआ। तो उनको क्या मिली, एक म्यूजिक की शीट मिली। म्यूजिक की शीट मिली तो उनके अंदर एक जिज्ञासा जागी कि ये है क्या भाई। तो उन्होंने क्या किया, उस म्यूजिक की शीट को अपने वायलिन में प्ले कर लिया। उनको क्या हुआ, म्यूजिक की शीट मिली। तो म्यूजिक की शीट के बारे में कहाँ कहाँ बात हो रही है, चलो ऐसे देख लेते हैं। एक तो यहाँ पे बात हो रही है म्यूजिक की शीट के बारे में, और भी कहीं बात हो रही है म्यूजिक के शीट के बारे में। हाँ, यहाँ पे हो रही है। डिटरमाइन टू अंडरस्टैंड द शीट्स ऑरिजिन, की शीट का ऑरिजिन क्या है उसको समझने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि मैं इस चीज को ऐसे करती हूँ। तो दो जगह बात हो रही है शीट के बारे में। चलो अब बात यह है कि आर के बाद पी आएगा या आर के बाद एस आएगा। बहुत सारे बच्चों ने आर के बाद पी लगा दिया और ये छोटी सी मिस्टेक कर दी। कोई म्यूजिक की शीट आई है तो पहले वो इंट्रोड्यूड थी कि है क्या ये, उन्होंने प्ले किया, फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब मैंने प्ले तो कर लिया, अब मैं समझूंगी कि शीट का ओरिजिन क्या है। जिन लोगों को अभी भी नहीं समझ आ रहा आर के बाद एस आएगा पी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे ये बात क्लियर थी कि आर के बाद एस आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, मैंने उन बच्चों के लिए ऐसे लिख दिया कि एस आएगा पी आएगा, हमें नहीं पता। चलो अब देखते हैं। उन्होंने एक जर्नी शुरू करी अपने टाउन की हिस्ट्री में। उनको लोगों के घोस्ट मिलने शुरू हो गए। पी में क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने एक जर्नी शुरू करी, उनको लोगों के घोस्ट मिलने शुरू हो गए। तो एक जर्नी की, तो जर्नी में रास्ते में क्या क्या हुआ, तो पी का पेयर किसके साथ है, अलोंग द वे। उन्होंने एक जर्नी शुरू करी तो जर्नी में क्या हुआ, अलोंग द वे। उनको सीक्रेट्स मिले, पुराने जख्मों को उन्होंने भरा, उनको इंपॉर्टेंस समझ में आई। तो इसका मतलब पी और टी का पेयर था। ये बात सभी को क्लियर है। पी और टी के पेयर में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज पूछ लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब आगे कुछ और पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। क्या एक पेयर ये समझ में आ रहा था, एक डॉर्मेंट मैजिकल फोर्स, एक मैजिकल फोर्स को उन्होंने जगा दिया और इस फोर्स की वजह से क्या हुआ, एक मैजिकल फोर्स को उन्होंने जगाया, इस वजह से क्या हो गया कि टाउन्स पीपल, जो टाउन के लोग थे, उनको अजीब अजीब सी चीजों को एक्सपीरियंस करना पड़ा। एक मैजिकल फोर्स, एक भूत, एक घोस्ट एक तरीके से जाग गया और उनको क्या एक्सपीरियंस करना पड़ा, टाउन के लोगों के साथ अलग अलग तरह की घटनाएं होना शुरू हो गई। इसका मतलब क्या है, एस और यू का भी पेयर है। क्या ये दोनों पेयर सभी को क्लियर थे? तो एक पेयर है एस और यू का, एक पेयर है पी और टी का, और क्यू में इन द एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्यू आखिरी है। इतना सभी ने बना लिया। अब बस मुझे क्या चेक करना है, बस मुझे इतना रह गया है चेक करना कि एस और यू पहले आएगा या पी और टी पहले आएगा। चलो एस और यू पहले आएगा या पी और टी पहले आएगा, बता दो मुझे, आप ही लोग मुझे बता दो। सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा लास्ट में आता है। तो एस और यू में सोल्यूशन है या पी और टी में सोल्यूशन है, बताओ। एस और यू में तो इवेंट है, क्या क्या इवेंट होने लगा। पी और टी में क्या है, क्लोजर आ गया। सॉरी, पी और टी में क्या है, सीक्रेट्स पता चल गए, जख्म भर गए, इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। पी और टी में क्या है, पी और टी में रिजल्ट है। क्या बात सभी को समझ में आ रही थी? पी और टी में क्या है कि जो उन्होंने जर्नी ली उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो रिजल्ट हमेशा एंड की तरफ आता है, सोल्यूशन हमेशा एंड की तरफ आता है। तो इसका मतलब क्या है, आर एस यू हुआ, पी टी हुआ और क्यू। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? फाइनल सीक्वेंस क्या बना, आर एस यू पी टी एंड क्यू। कोई परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की? एक बार फ्लोचार्ट से भी समझ लेते, यही के यही फ्लोचार्ट बना देते तो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए भी देखना। तो सबसे पहले तो एक म्यूजिशियन थी, उनका नाम था क्लैरा। उनको एक म्यूजिक शीट मिली। म्यूजिक शीट मिली तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो म्यूजिशियन थी तो उस म्यूजिक को प्ले कर लिया। म्यूजिक को प्ले कर लिया तो एक बहुत ही मैजिकल फोर्स अवेकन हो गई। मैजिकल फोर्स अवेकन हो गई तो लोगों के साथ अजीब अजीब तरह की घटनाएं होने लग गई। लोगों के साथ अजीब अजीब तरह की घटनाएं शुरू हो गई। अब अजीब तरह की घटनाएं शुरू हो गई तो क्लैरा ने सोचा कि मैं पता तो लगाऊं ये हो क्यों रहा है। तो क्लैरा ने सोचा, सोल्यूशन निकालने में क्लैरा ने काम किया, पता तो लगाऊं हो क्या रहा है। तो उन्होंने जर्नी शुरू करी। जर्नी शुरू करी तो उन्होंने चीजों को ठीक कर दिया और लास्ट में क्या लगा, सॉरी लास्ट में क्या हुआ, इन द एंड दैट इज की। कोई परेशानी, आर एस यू पी टी क्यू। अभी भी जिन लोगों को नहीं समझ में आया फिर से समझ लो भाई। एस और यू का पेयर क्या था, एक फोर्स
जाग गई, एक भूत जाग गया, जिसकी वजह से टाउन के लोगों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ वो दिया हुआ था, इसलिए एस और यू का पेयर था। पी और टी का पेयर क्यों था? जर्नी शुरू करी और जर्नी में रास्ते में क्या क्या हुआ और अच्छे से समझ में आ जाएगा ऐसे अलोंग द वे, इसलिए इन दोनों का पेयर था। ये पहले क्यों आया, ये बाद में क्यों आया? क्योंकि ये सोल्यूशन था, ये प्रॉब्लम थी और ये सोल्यूशन था। प्रॉब्लम हमेशा सोल्यूशन से पहले आता है, इसलिए ये पहले आया ये बाद में आया। क्यों में इन द एंड लिखा हुआ था और यहाँ पे अ म्यूजिशियन और उस म्यूजिशियन का नाम दिया। अब और अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर सभी को? चलो आगे बढ़े। कोई भी परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की? चलो, एक बच्चे का डाउट है मैम शीट और दा शीट का पेयर क्यों नहीं है। बेटा आप कॉन्सेप्ट को ऐसे मगअप क्यों कर देते हो? कॉन्सेप्ट ये था कि अगर किसी के आगे अ आर्टिकल लगा हुआ है, किसी के आगे द आर्टिकल लगा हुआ है, तो अ आर्टिकल वाला पहले आएगा, द आर्टिकल वाला बाद में आएगा। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया कि कोई आर्टिकल लगा ही नहीं हुआ, शीट लिखा हुआ है और द शीट लिखा हुआ है, तो ये पेयर होंगे। ये कॉन्सेप्ट कहां से बना बेटा? ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। एक और करवाना पड़ेगा मुझे लग रहा है स्टोरी बेस्ड, अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया। एक और करते हैं, चलो पहले इसके आंसर्स मार्क कर लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट हो गया यू, सेकेंड स्टेटमेंट हो गया एस, लास्ट स्टेटमेंट हो गया क्यू, फिफ्थ स्टेटमेंट हो गया आर एस यू पी टी, दैट मीन्स टी, फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज आर। चलो वन मोर, ऑल द बेस्ट। चलो 3 मिनट का टाइम है सभी के पास। यू हैव 3 मिनट्स विद यू। बहुत ध्यान से आराम आराम से पढ़ो। लास्ट 1 मिनट फॉर ऑल, लास्ट 1 मिनट। चलो कोशिश करें।
लेट्स ट्राई इट। एज एमिली, जैसे जैसे एमिली ने नेविगेट किया, मतलब आगे बढ़ी, वो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एग्जिस्टेंस, जो वो हम लोगों की जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स है उससे वो आगे बढ़ रही थी, शी ग्रैपल्ड, उसने संघर्ष किया विद द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स हुए उसके डिसीजंस के। एमिली जो कि क्यूरियस फिजिक्स स्टूडेंट थी, क्यूरियस में जिसके अंदर बहुत जिज्ञासा हो, तो एमिली एक बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा वाली फिजिक्स की स्टूडेंट थी। स्टम्बल्ड अपॉन, वो एक तरीके से उसके सामने आ गया। स्टम्बल का वैसे मीनिंग क्या होता है, ठोकर खाना। यहाँ पे स्टम्बल्ड अपॉन का मीनिंग क्या है कि कैफे उसके अचानक से सामने आ गया, मतलब वो और कैफे आपस में टकरा गए, मतलब कैफे पे वो पहुंच गई और उसने डिस्कवर की उस कैफे की यूनिक एबिलिटी। कैफे की एबिलिटी क्या थी कि वो कस्टमर्स को अपनी जिंदगियों के अलग अलग वर्जन्स पे ले जा सकता था। वो बड़ी फैक्सिनेट हुई, बड़ी हैरान हुई। फिर उसने एक जर्नी चालू करी सेल्फ डिस्कवरी की, अपने आप को पहचानने की। उसने अलग अलग टाइमलाइंस को एक्सप्लोर किया और उसने जिंदगी बदलने वाली चॉइसेस ली। ऐसा कहा जाता है कि वो एग्जिस्ट कर रहा था मल्टीपल डायमेंशंस में साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मींस एक साथ अलग अलग डायमेंशंस में था और अलग अलग रियलिटीज से पैट्रन्स आ रहे थे। पैट्रन्स कौन होते हैं, जो सपोर्टर्स होते हैं, मतलब यहाँ पे कस्टमर्स आ रहे थे। इन दी एंड, अंत में उसने रियलाइज किया कि सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं और उसका कितना ज्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी छोटी छोटी चॉइसेस का भी। हम जो छोटी छोटी चॉइसेस लेते हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑन दी टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री मीन्स पूरी की पूरी टेपेस्ट्री वैसे एक क्लोथ होता है जिसमें बहुत सारी डिजाइन बनाई जाती है। एग्जिस्टेंस मीन्स हमारा जीवन, टेपेस्ट्री ऑफ जीवन मीन्स जीवन की जो पूरा ड्राइंग है, जीवन का जो पूरा का पूरा, जो हमारा पूरा का पूरा जीवन है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी चॉइसेस का। अलोंग द वे, रास्ते में उसने एनकाउंटर किया, उसने फेस किया अलग अलग वर्जन अपने, और हर वर्जन में अलग अलग एक्सपीरियंस था और अलग अलग रिजल्ट था। एक बहुत ही भीड़भाड़ वाले शहर के बीचों बीच एक रहस्यमयी कैफे आया, जिस कैफे का नाम था क्वांटम ब्रू, और वो रातों रात ही आ गया। चलो पढ़ लिया, अब अरेंज करना चालू करते हैं। 7 स्टेटमेंट्स का है, मतलब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है। 5 से 6 पे आए, 6 से अब हम 7 पे आ चुके हैं। चलो स्टार्टिंग बता दो। सबसे पहले तो एक अचानक से कैफे आ गया, कैफे, एक अचानक से कैफे आ गया। चलो फिर द कैफे, एमिली जो थी उसे कैफे का और उसका आमना सामना हुआ और उसने समझा कि कैफे क्या कर सकता है। कैफे जो है कस्टमर्स को अपनी जिंदगी के अलग अलग वर्जन्स पे ले जा सकता है। मतलब अलग अलग वर्जन्स का मतलब क्या है, अगर आप डॉक्टर बने होते तो आपकी जिंदगी कैसे होती, अगर आप बैंकर बने होते तो आपकी जिंदगी कैसे होती, तो अलग अलग वर्जन्स पे कैफे दिखा सकता था। तो वी और क्यू का पेयर बन गया। कोई परेशानी इतने में, इतना सबने कर लिया था, वी और क्यू का पेयर सभी ने बना लिया था। चलो आगे देखते हैं। अब हमने वी और क्यू का पेयर तो बनाया, अब एक चीज और देखते हैं। यहाँ पे एक कैफे के बारे में एक जगह, तो यहाँ पे एमिली की बात हो रही थी, यहाँ पे भी एमिली की बात हो रही थी, यहाँ पे भी शी की बात हो रही थी, मतलब एमिली की बात हो रही थी, यहाँ पे भी एमिली की बात हो रही थी, शी की बात हो रही थी, यहाँ पे भी एमिली की बात हो रही थी। तो ये सारे स्टेटमेंट तो सारे साथ में आएंगे। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट था, एक छोटी सी हिंट थी जिन बच्चों ने वी और क्यू बनाया उन सभी बच्चों के लिए। यहाँ पे भी एमिली की बात हो रही थी, यहाँ पे भी एमिली की बात हो रही थी, यहाँ पे भी एमिली की बात हो रही थी, यहाँ पे भी एमिली की बात हो रही थी, यहाँ पे भी एमिली की बात हो रही थी। मतलब ये सारे स्टेटमेंट तो साथ में आएंगे, पी क्यू आर टी यू। तो ये एस, ये जो एस है ये कहाँ आएगा फिर, इसमें तो एमिली की बात नहीं हो रही है। क्यू में भी एमिली की बात हो रही है, तो इसके आगे तो सारी एमिली की ही बातें होंगी। तो ये एस को कहाँ लगाओगे बताओ, क्यू के बाद नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि क्यू में तो एमिली की बात हो रही है, तो इसके आगे तो हम एमिली की बात करेंगे कि एमिली जो है कैफे से टकराई, फिर एमिली के साथ ये हुआ, फिर एमिली ने ये किया, फिर एमिली ने ये किया। तो एस कहाँ आएगा, एस आएगा वी के बाद। क्या समझ में आ रहा है, वी और क्यू के बीच में मैंने एस क्यों लगाया। एक कैफे था, कैफे जो है अट्रैक्ट कर रहा था लोगों को अलग अलग रियलिटीज से। छोटा सा यहाँ पे ट्विस्ट था, छोटा सा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी। क्या वो बात समझ में आई? ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दी, ये बात आपको बाद में भी समझ में आ सकती थी जब आप पूरा पैराजम्बल अरेंज कर लेते तो आपको समझ में आता कि एस कहीं भी नहीं लगा। तो एस क्योंकि कैफे के बारे में बात कर रहा है, एस जो है इस कैफे का ही प्रोनाउन है, इसलिए वी के बाद लगा। चलो अब हमारा वी एस क्यू बन चुका है। एक कैफे था, कैफे ये करता था, कैफे से एमिली टकरा गई। चलो अब एमिली टकरा गई, अब देखना है एमिली की कहानी शुरू हो गई। अब सारी बातें किसकी होंगी,
अब सारी की सारी बातें एमिली की ही होंगी। चलो, अब एमिली को कैफे मिला तो कैफे को लेके वो क्या हुई, पहले तो जर्नी शुरू करी। एम्बार्क्ड ऑन का मीनिंग क्या होता है, स्टार्ट किया। तो एमिली ने क्या किया, अपनी जर्नी को शुरू किया। वो अलग अलग टाइमलाइंस में गई, अलग अलग चॉइसेस करी। चलो, अब एमिली ने अपनी जर्नी को चालू किया। जर्नी को चालू किया तो रास्ते में क्या क्या मिला उसे, रास्ते में उसको क्या क्या मिला, रास्ते में उसको अलग अलग वर्जन मिला अपना, रास्ते में उसको अलग अलग एक्सपीरियंस मिला। रास्ते में क्या क्या मिला, एमिली ने जर्नी को चालू किया, एमिली को रास्ते में क्या क्या मिला। चलो, अब एमिली को रास्ते में ये मिला। अब दो स्टेटमेंट्स बचे हैं, एक पी बचा एक टी बचा। टी में इन द एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब पी पहले आएगा, टी बाद में आएगा। तो फाइनल सीक्वेंस क्या हुआ, व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस, फाइनल सीक्वेंस इज VSQ RUP एंड T। कोई परेशानी किसी को? चलो, एक बार फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू मेक अ फ्लो चार्ट। एक कैफे था, उस कैफे में अलग अलग वर्जन दिखते थे जिंदगी के। वो अलग अलग तरह के लोगों को अट्रैक्ट किया करता था। एक कैफे था, वो कैफे ये करता था, V और S। फिर उस कैफे से क्या हुआ, एमिली टकरा गई। एमिली टकरा गई तो उसने एक जर्नी चालू करी, शी स्टार्टेड अ जर्नी। जर्नी में रास्ते में उसको ये मिला। फिर टी में इन द एंड लिखा हुआ था, तो पी कहाँ आया, यहाँ आया। तो फाइनल सीक्वेंस क्या हो गया, VSQ RUP एंड T। थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, Q। टर्मिनल का मीनिंग क्या होता है, टर्मिनल का मीनिंग होता है लास्ट। लास्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, T। पेनल्टीमेट का मीनिंग होता है सेकेंड लास्ट। सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट क्या था, P। सेकेंड क्या था, VS, दैट इज S। इंट्रोडक्टरी मीन्स फर्स्ट क्या था। समझ आया सभी को? तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा पैराजम्बल में। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना रेगुलरली आते रहोगे परफेक्शन में, उतना उतना कॉन्फिडेंस आता रहेगा। बस रेगुलरली आते रहो, आंसर्स अपने आप ठीक निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये थे हमारे 3 स्टोरी वाले पैराजम्बल्स। अब हम आ जाते हैं जो हमने आपको होमवर्क वाला पैराजम्बल दिया था, उसको सॉल्व करते हैं पहले, है ना। चलिए, तो मैंने आपको जो होमवर्क पैराजम्बल दिया था वो ये था, आई थिंक ये तो हमने कर लिया था। तो दिस वाज द होमवर्क पैराजम्बल विच आई गिव यू। करके लाए सभी लोग? चलिए, स्टोरी वाले पैराजम्बल्स थोड़े से इजी पैराजम्बल्स होते हैं क्योंकि हम उनमें आसानी से कनेक्ट बना पाते हैं। जो हमारे नॉर्मल वाले पैराजम्बल्स होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बट कोई बात नहीं, डिफिकल्ट होते हैं तो क्या हुआ, सॉल्व करना तो हमें सीखना ही सीखना है। चलिए, तो बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे स्टेटमेंट्स को रीड करना है। तो हमने क्या करके सारे स्टेटमेंट्स को रीड किया। एज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजी जो बढ़ती जा रही है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एक्सपैंड होते जा रहे हैं, कम्युनिकेशन बढ़ता जा रहा है, फैसिलिटेटिंग द रैपिड फ्लो ऑफ, बहुत तेजी से सामान, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज फैलती हुई जा रही है। इस सबको हेल्प करते हुए उन्होंने ट्रांसेंड कर दिया, ट्रांसेंड मीन्स क्रॉस कर दिए हैं जोग्राफिकल बैरियर्स। जोग्राफिकल बैरियर्स को क्रॉस कर दिया मतलब अब ऐसा नहीं कि कोई कंट्री दूसरी कंट्री में सामान नहीं भेज सकती, अब कोई जोग्राफिकल बैरियर, कोई रुकावट है ही नहीं। अब आसानी से चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। यहाँ पे चलो पढ़ लिया हमने आगे पढ़ लेते हैं एक बार। दिस इंटीग्रेशन, ये जो मिलना हुआ है, दिस से हो रहा है तो स्टार्टिंग तो नहीं होगा। इससे ना केवल ग्रोथ हो गई है बल्कि हमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स और आइडियाज का भी एक्सेस मिला, मतलब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स और आइडियाज भी हम हमारे पास आ गए हैं। इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस, मिलना, कनेक्टेड होना, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना, इकोनॉमीज का, कल्चर्स का, सोसाइटीज का। इट लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। हाउएवर, लेकिन फायदों के बीचों बीच ग्लोबलाइजेशन में डिबेट्स भी आई हैं, डिस्कशंस भी हुए हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनकम इनइक्वालिटी आ गई है। कल्चरल होमोजेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट है, होमोजेनाइजेशन मींस एक जगह एक ही कल्चर हो। और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट है कि इन्वायरमेंट को हम कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। हाउएवर लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता।
दिस एक्सेलरेशन इन कनेक्टिविटी, जो बड़ा है कनेक्टिविटी, इसकी वजह से रास्ता मिला है, पेव द वे मीन्स इसने रास्ता दिया है ग्लोबलाइजेशन को, जिसकी वजह से बिजनेसेस जो है बहुत बड़े स्केल पे ऑपरेट कर पा रहे हैं। कैसे ऑपरेट कर पा रहे हैं बहुत बड़े स्केल पे? मार्केट्स को इंटीग्रेट करके, मतलब मार्केट्स जो है बहुत तेजी से आपस में मिल रही है। ग्लोबलाइज, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता, दिस लिखा हुआ है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक मल्टी फेसेटेड, मल्टी फेसेटेड मीन्स जिसके बहुत सारे पहलू हैं। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा फेनोमेनन, एक ऐसा इवेंट जिसके बहुत सारे पहलू हैं, जिसने प्रोफाउंडली मीन्स बहुत गहरे तरीके से, डीपली शेप किया है कॉन्टेम्पररी मीन्स मॉडर्न दुनिया को, बहुत बड़ा शेप दिया है। तो एम भी स्टार्टिंग नहीं लग रहा था, यहाँ पे दे भी लिखा हुआ था और किस बारे में बात हो रही है ये भी समझ नहीं आ रहा था। तो ये बात तो हमको क्लियर हो गई जब हमने इस पैराजम्बल को पूरा पढ़ा। स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या लगा? आर, कि ग्लोबलाइजेशन जो है एक कैसा फेनामिना है, एक मल्टीफेसेटेड फेनामिना है। चलो, ग्लोबलाइजेशन नाउन है, इसका प्रोनाउन कहाँ लिखा हुआ है? ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या होता है बताओ, आर का पेयर किसके साथ बनेगा? ग्लोबलाइजेशन एक फेनोमेना है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या है? ये सिंगुलर नाउन है, इसका प्रोनाउन कहाँ है? इट इन्वॉल्व्स, ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या आता है? ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है कि सब लोग इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, सब लोग इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। चलो, आर और ओ का पेयर बन गया हमारा। चलो, बहुत बढ़िया बात है, आर और ओ हम बना चुके हैं। अब आगे देखते हैं। अब सब इंटरकनेक्टेड हो गए, सब इंटरकनेक्टेड हो गए, तो इसका रिजल्ट क्या आया बताओ? सब इंटरकनेक्टेड हो गए तो इसका रिजल्ट क्या आया? सब मिल गए तो इसका रिजल्ट क्या आया? इसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो कर गई। ये जो इंटीग्रेशन हुआ, कौन सा इंटीग्रेशन? कि सब मिल गए, सब इंटरडिपेंडेंट हो गए। तो ये जो सब मिल गए, सब इंटरडिपेंडेंट हो गए, इसकी वजह से क्या हो गया? इस इंटीग्रेशन की वजह से क्या हो गया? इकोनॉमी ग्रो कर गई। इस इंटीग्रेशन की वजह से क्या हो गया? इकोनॉमी को बहुत तेज, इकोनॉमी जो है बहुत तेजी से बढ़ गई। चलो, ये लग रहा है आर ओ एन अभी लग रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे भी तो लिखा हुआ है दिस एक्सेलरेशन एंड कनेक्टिविटी, ये जो कनेक्टिविटी बढ़ गई, तो यहाँ पे दिस इंटीग्रेशन लिखा हुआ था, बट यहाँ पे भी तो दिस एक्सेलरेशन लिखा हुआ था। तो एन और क्यू अभी दोनों लग रहे हैं, एन भी लग रहा है, क्यू भी लग रहा है। कि अब इसके लिए हमें थोड़ा सा और गहराई में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा और समझना पड़ेगा कि ये वाला आएगा या ये वाला आएगा। ओके, दिस इंटीग्रेशन, माय मिस्टेक, दिस इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन इसका नहीं है, ये इंटीग्रेशन इसका है। मार्केट्स इंटीग्रेट हो गई है, हाँ। तो दिस इंटीग्रेशन, मार्केट्स इंटीग्रेट हुई है। दिस एक्सेलरेशन एंड कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी बढ़ी है, ये इसका है कि कनेक्टेडनेस हुई है। तो ओ और क्यू का पेयर है, क्यू और एन का पेयर है। इस चीज में कोई डाउट किसी को भी? तो ओ और क्यू का पेयर है, क्यू और एन का पेयर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ओ और क्यू हुआ, क्यू और एन हुआ, तो हमने इसको अरेंज कर दिया। चलो, अब हमने सारे फायदों की बात की है। अब अगर मुझे किसी बुराई की बात करनी है, लेकिन जितने भी फायदे हो नुकसान भी है, तो हमने क्या किया? एक कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर लगाया और हमने किसकी बात कर दी? नुकसान की बात कर दी कि नुकसान तो ये है। तो हमने क्या किया? नुकसान की बात कर दी। यहाँ पे हम सारे फायदों की बात कर रहे थे, हमने यहाँ पे किसकी बात कर दी? नुकसान की बात कर दी। तो हम पॉजिटिव टोन से नेगेटिव टोन की तरफ गए, तो हमने क्या लगाया? हाउएवर। तो इतना तो हमने बना दिया, आर ओ क्यू एन एंड पी। अब मेरा एक स्टेटमेंट बच गया, लेकिन इतना तो मैंने बना दिया, बट मेरा एक स्टेटमेंट बच गया, और वो क्या है? पी, सॉरी वो क्या है? एम। कि एम कहाँ आएगा? तो एम को पढ़ते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, जैसे जैसे कम्युनिकेशन आगे बढ़ा है, इसकी वजह से क्या हुआ है? गुड्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज बहुत तेजी से फैल रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है? जोग्राफिकल बैरियर्स जो थे, जो रुकावटें थी, वो क्या हो गई? ट्रांसेंड हो गई। मतलब उन्होंने जोग्राफिकल बैरियर्स को क्रॉस कर दिया। इस दे का नाउन ढूंढ लो भाई, कौन सी चीज है जो जोग्राफिकल बैरियर्स को क्रॉस कर गई है? इसका नाउन ढूंढो। इसका नाउन ढूंढोगे, अपने नाउन के बाद में आ जाएगा जस्ट ए। अब इसका नाउन ढूंढते हैं, इसका नाउन कहाँ है?
इसमें तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बैरियर्स को क्रॉस कर गई हो। यहाँ पे तो ग्लोबलाइजेशन की एक तरीके से और डेफिनेशन दी गई है। प्लूरल नाउन देखना है। बेनिफिट्स, ये तो नेगेटिव की बात हो रही थी, तो नेगेटिव की बात तो पॉजिटिव बिना कनेक्टर के आ नहीं सकता। ये नेगेटिव टोन थी, ये पॉजिटिव टोन थी, तो नेगेटिव टोन के बाद तो पॉजिटिव टोन लगा नहीं सकते। ये जो कनेक्टिविटी बढ़ी है इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है। बिजनेसेस जो है ऑपरेट करने लग गए हैं। बिजनेसेस, ये रहा ना, बिजनेसेस जो है ऑपरेट करने लग गए हैं बहुत बड़े स्केल पे। कैसे ऑपरेट करने लग गए हैं बिजनेसेस? बिजनेसेस का जो सामान है, बिजनेसेस में जो सर्विसेज हैं, उनके नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बढ़ गए हैं, आइडियाज आ गए हैं। इसकी वजह से बिजनेसेस ने सारे बैरियर्स को तोड़ दिया। तो इस दे का नाउन समझ में आया, बिजनेसेस है। तो ये एम कहाँ लगाना पड़ेगा? एम को क्यू के बाद लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो एम है ये यहाँ रखेगा। तो फाइनल सीक्वेंस क्या बना हमारा? फाइनल सीक्वेंसेस आर ओ क्यू एम एन और पी। कितने लोगों का ठीक निकला? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। चलो एक बार फिर से समझे, चल एक बार फिर से समझते हैं, क्योंकि अभी समझ में नहीं आया हुआ। आई कैन अंडरस्टैंड। तो इसको एक बार मैं हटाती हूँ, एक बार फिर से समझते हैं। ये बात सभी को क्लियर थी कि आर स्टार्टिंग स्टेटमेंट था। ग्लोबलाइजेशन एक फेनोमेनन है जिसने बहुत गहराइयों में शेप किया है। ग्लोबलाइजेशन है क्या, वो यहां बताया गया था। तो ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया और उसकी डेफिनेशन दी कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। तो आर और ओ के पेयर में तो कोई डाउट नहीं था। नाउन ग्लोबलाइजेशन और उसका प्रोनाउन इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन के फायदों की बात कर रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन के फायदों की बात करते हैं। ये जो कनेक्टिविटी बढ़ गई है, दिस एक्सेलरेशन इन कनेक्टिविटी, तो कहां लिखा हुआ है कनेक्टिविटी बढ़ गई है? कनेक्टिविटी बढ़ गई है, यहां लिखा हुआ है कि सब आपस में इंटरकनेक्ट हो चुके हैं। चलो तो एक पेयर हमें लग रहा है ओ और क्यू का, यहां पे लिखा हुआ है कनेक्टिविटी बढ़ गई है और ये जो कनेक्टिविटी बढ़ी है। चलो यहां पे लिखा हुआ है मार्केट्स इंटीग्रेट हुए हैं। कौन सा इंटीग्रेशन? ये जो इंटीग्रेशन हुआ है, इस इंटीग्रेशन की वजह से फायदा क्या हुआ है? तो एक पेयर जो लग रहा है क्यू और एन का लग रहा है, यहां पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है डिसइंटीग्रेशन। तो ओ क्यू और एन का हमें अभी पेयर लग रहा है। चलो अब हमने बहुत सारे फायदों की बात कर दी, नुकसान की बात करेंगे। हाउएवर कैटेगरी का, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर लगाएंगे और नुकसान की बात कर देंगे। पॉजिटिव टोन है इन सब में, पॉजिटिव से नेगेटिव टोन पे जाएंगे तो एक कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब एन और पी बन गया। अब बस मेरा एक स्टेटमेंट बचा था एम, इसको प्लेस करना था कहाँ आएगा। तो यहाँ पे भी एक हिंट थी कि यहाँ पे दे लिखा हुआ था कि इन्होंने जोग्राफिकल बैरियर्स क्रॉस कर दिए। तो कौन सी चीज है जो जोग्राफिकल बैरियर्स को क्रॉस कर गई है? कौन सी चीज है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया में रह के यूएस में भी बिजनेस हो सकता है, इंडिया में रह के कहीं भी हो सकता है। तो बिजनेसेस जो हैं वो जोग्राफिकल बैरियर्स क्रॉस कर गए हैं। तो इस प्रोनाउन का जब हमने नाउन ढूंढा तो हमें यहाँ पे मिला कि बिजनेसेस जो है ऑपरेट कर रहे हैं बहुत बड़े स्केल पे, वो अब पूरे के पूरे बैरियर्स को क्रॉस कर चुके हैं। इंडिया में ही नहीं, वो कहीं भी जाके ऑपरेट अब कर सकते हैं। इसका मतलब क्यू और एम का पेयर था, तो इसका मतलब हमें एम कहाँ लगाना पड़ा? यहाँ लगाना पड़ा। तो फाइनल सीक्वेंस क्या हो गया? आर ओ क्यू एम एन और पी। क्या आप समझ आया सभी को? एवरीवन? तो आंसर्स क्या हो गए? आर, लास्ट स्टेटमेंट क्या था? आर ओ क्यू एम एन पी। पी एंटी पेनल्टीमेट होता है थर्ड लास्ट, पेनल्टीमेट होता है सेकेंड लास्ट। तो एम और एन हो गया ना, आर ओ क्यू एम एन और पी, यही था ना हमारा, आर ओ क्यू एम एन पी, राइट। तो आई थिंक ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक है। आर और एम नहीं है, एम और क्यू भी नहीं है, ओ और क्यू भी नहीं है, एन और आर भी नहीं है, क्यू और एन, कुछ ऑप्शंस में प्रॉब्लम है। आंसर क्या हो गया? एम और एन, थर्ड लास्ट और सेकेंड लास्ट। तीन कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंसेस क्या हो गए? आर ओ क्यू एम एन पी,
ओ एम क्यू नहीं है, आर पी एम नहीं है, एम एन ओ नहीं है, पी एन आर नहीं है, आर क्यू ओ नहीं है। ऑप्शन में मिस्टेक कैसे? एक मिनट देना मुझे जरा, हमने कुछ गड़बड़ किया क्या? एक सेकेंड। एक सेकंड, लग रहा है हमने कोई या तो हमने कुछ मिस्टेक किया या ऑप्शन से मिस्टेक। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। लगता है हमने एम की पोजिशनिंग में गड़बड़ करी है। ये तो हमने सही बना लिया था, आर ओ क्यू एन और पी। हाँ, एम की पोजिशनिंग में हमने कुछ गड़बड़ किया ऐसा लगता है। एम को एक बार फिर से पढ़ते हैं। एज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैव एक्सपैंडेड, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, कम्युनिकेशन अच्छा हुआ है, गुड्स सर्विसेज इंफॉर्मेशन आइडियाज का रैपिड फ्लो, तेजी से फ्लो फैसिलिटेट हो रहा है, तेजी से बढ़ रहे हैं। दे हैव ट्रांसेंडेड जोग्राफिकल बैरियर्स, इन्होंने बैरियर्स को क्रॉस कर दिया है। ये जो एक्सेलरेशन हुआ है कनेक्टिविटी में, ओके। हमने मिस्टेक क्या की है, एम यहां नहीं आएगा, एम यहां आएगा। ये बिजनेसेस का दे नहीं था। हाँ, ये बिजनेसेस का दे नहीं था, ये इनका दे था। इकोनॉमीज, कल्चर्स, सोसाइटीज का दे था। हाँ, इकोनॉमीज, कल्चर एंड सोसाइटीज का दे था। अब हमको पता कैसे चलेगा कि ये बिजनेसेस का दे है या ये इन तीनों का दे है? हाँ, ये हमें पता कैसे चलेगा कि इनका दे, इनका दे? इसमें एक हिंट ये थी कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़े, कम्युनिकेशन आगे बढ़ा है, तो इसका मतलब क्या, कनेक्टिविटी बढ़ गई है। तो एम और, एक बार दोबारा से समझा देती हूँ, कंफ्यूजन हो गया बहुत सारा। हाँ, यहां तक तो क्लियर हो गया था। आर, फिर क्या था, ओ, फिर था क्यू, फिर था एन और एक फिर था पी। ये सब तो क्लियर था, बस एक एम की पोजीशन में डाउट था। तो एम वाला जो था ना, वो दे इसका था, इकोनॉमीज, कल्चर्स एंड सोसाइटीज, कि ये तीनों चीजें अब बैरियर्स को क्रॉस कर दिया। हमको पता कैसे चलेगा कि इसका दे था, इसका दे नहीं था? उसके लिए हमें इस चीज को समझना होगा कि ये जो एक्सेलरेशन एंड कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी बढ़ गई है, वो कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एक्सपैंड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कनेक्टिविटी बढ़ गई है। कम्युनिकेशन नेटवर्क एक्सपैंड कर गए हैं, इसका मतलब है कनेक्टिविटी बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है? ये जो एम है ना, ये क्यू से पहले आएगा। दिस वॉज द फाइनल सीक्वेंस। माई मिस्टेक, आई एम सॉरी। हाँ, आज मैंने पाप कर दिया। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज आर ओ एम क्यू एन पी। एम वाली पोजीशन बस गलत हो गई थी, वो क्यू से पहले आएगा। चलो, तो आंसर्स क्या क्या हो गए? फर्स्ट स्टेटमेंट आर है, लास्ट स्टेटमेंट सही बात है पी है। एंटी पेनल्टीमेट, और पेनल्टीमेट क्या हो गया? तो हमारा सीक्वेंस जो बना दैट इज आर ओ एम क्यू एन पी, आर ओ एम क्यू एन और पी। तो एंटी पेनल्टीमेट होता है थर्ड लास्ट, पेनल्टीमेट होता है सेकेंड लास्ट, दैट मीन्स क्यू एन एन। तीन कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट्स कौन कौन से हो गए? आर ओ एम क्यू एन और पी, ओ एम और क्यू। सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया? सेकेंड स्टेटमेंट इज, मैम कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, डेफिनेट सी बात है, इसमें गलतियां नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, इजंट इट? और पैराजंबल है ही ऐसा कि एक स्टेटमेंट कहीं गलत हो जाए ना, आपने पूरा पैराजंबल सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर एक स्टेटमेंट गलत हो गया तो आपका सारे आंसर्स बिगड़ जाते हैं। तो इट्स अ वेरी रिस्की जॉब पैराजंबल को सॉल्व करना। चलो, नेक्स्ट पैराजंबल पर आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराजंबल नाउ। दिख रहा है सभी को? अब इस वाले पैराजंबल में आपको एक हिंट दी हुई है, और वो हिंट क्या दी हुई है? हिंट दी हुई है कि टी स्टेटमेंट फिफ्थ प्लेस पर। चलिए,
3 4 5 6 और आपको टी स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो फिफ्थ स्टेटमेंट पे दिया हुआ, फिफ्थ जगह दिया हुआ है। चलो ट्राई करेंगे। 3 मिनट का टाइम है सभी के पास। यू हैव 3 minutes विद यू। ट्राई इट एवरीवन। नहीं, होमवर्क नहीं है अभी के अभी करना है। इट्स नॉट अ होमवर्क क्वेश्चन। पहले मुझे बताओ स्टार्टिंग स्टेटमेंट कौन सा होगा। टैकल दिस इशू, दिस कोलैबोरेटिव एफर्ट, नेवरदलेस मीन्स इसके बावजूद, दिस। क्या सभी को क्लियर है कि क्यू इज द स्टार्टिंग स्टेटमेंट? चलो आगे बढ़ो। इन सब का पेयर ढूंढो। ये जो कोशिश है तो कहां लिखा हुआ है कोशिश करनी है। दिस इन्वॉल्व्स तो क्या चीज इन्वॉल्व कर रही है। आर का पेयर बनाओ और यू का पेयर बनाओ। पी का पेयर बनाओ इस इशू को, तो कौन सा इशू है। इन तीनों के पेयर्स बनाओ। चलो करें डिस्कस। लेट्स डिस्कस इट। टू टैकल दिस इशू, इस इशू को टैकल करने के लिए इट इज क्रूशियल, इंपॉर्टेंट है कि हम फोकस करें फोस्टर करने में डिजिटल लिटरेसी को। मतलब हम फोकस करें कि हम ग्रो करवाएं डिजिटल लिटरेसी, लोगों को डिजिटल वर्ल्ड के बारे में नॉलेज हो। और हम एनकरेज करें क्रिटिकल थिंकिंग रिगार्डिंग ऑनलाइन कंटेंट। ऑनलाइन कंटेंट को लेके लोग क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग लगाएं अपनी। दी परवेसिव मीन सब जगह। तो जब सब जगह सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है उसने बहुत कुछ रीशेप किया है हमारे कम्युनिकेशन लैंडस्केप को। डिजिटल मीडिया की, सोशल मीडिया की वजह से हमारा कम्युनिकेशन करने का तरीका बहुत बदला है। इंडिविजुअल्स अफेक्ट हुए हैं और सोसाइटी भी बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट हुई है। ये जो साथ मिलके कोशिश है जरूरी है जिससे कि हम एक बहुत ही सपोर्टिव, एक बहुत ही पॉजिटिव डिजिटल एनवायरनमेंट बना सकें सबके लिए। इस सब के बावजूद भी लगातार जो कांस्टेंट इन्फ्लक्स मीन जो हमारी तरफ आता रहता है, जो क्यूरेटेड कंटेंट है इन प्लेटफॉर्म्स में, इसकी वजह से हमें कभी कभी इनएडिक्वेसी का भी लगता है कोई कमी है और ये हमारी मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट भी करता है। तो इसमें क्या बात हो रही है, इसमें कोई एक बुराई की बात हो रही है। चलो हम अगर ओपन कन्वर्सेशंस प्रमोट करेंगे, मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज देंगे, तो इन सब चीज़ों से इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी साथ में काम कर सकती हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम कर सकते हैं। मिटिगेट मीन्स कम कर सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, सोशल मीडिया गाइडलाइंस बनानी होगी जिससे कि क्या होगा, एक बहुत ही अच्छा ऑनलाइन एक्सपीरियंस आएगा। चलो कुछ कुछ पेयर्स बनाते हैं। हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि क्यू स्टार्टिंग स्टेटमेंट है। यहाँ पे ना दीज प्लेटफॉर्म्स लिखा हुआ था, तो कौन से प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पे किन प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है। चलो देखते हैं प्लेटफॉर्म्स की बात कहाँ हो रही थी।
यहाँ पे तो कोई प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही। हाँ, यहाँ पे सोशल मीडिया की बात हो रही है, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे भी कोई प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पे भी कोई प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पे भी कोई प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, क्यू और एस का हमें पेयर समझ में आ गया कि सोशल मीडिया ने बिल्कुल चेंज कर दिया है, लेकिन इस सब के बावजूद भी इतना ज्यादा कंटेंट आ रहा है जिसकी वजह से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है और मेंटल हेल्थ को क्या करता है, मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। कोई परेशानी? चलो, अब मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है तो इस इशू को टैकल करने के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है, तो ये जो इशू है, दिस इशू, कौन सा इशू, मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है, तो जरूरी है कि हम इन चीजों पे फोकस करें। एस और पी के पेयर में कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की? चलो, तो क्यू एस पी हमारा बन गया है कि क्या हो रहा है कि हमारी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताना, एक छोटी सी हिंट भी मिल रही थी कि इसमें भी एक सजेशन था, इसमें भी एक सजेशन था, इसमें भी एक सजेशन था, और इसमें भी एक सजेशन था। ये चारों स्टेटमेंट्स में सजेशन था, और सजेशन कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आता। इसमें प्रॉब्लम थी, तो क्या ये भी एक छोटी सी हिंट थी कि प्रॉब्लम हमेशा सजेशन से पहले आती है। तो पैराजंबल के आप इस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे यूज कर सकते थे कि जो प्रॉब्लम होती है वो हमेशा सजेशन से पहले आती है। इसका मतलब ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स बाद में आएंगे, एस जो है पहले आएगा। अगर आपको इन दीज प्लेटफॉर्म्स से हेल्प नहीं मिल रही थी तो आप इस तरीके से समझ सकते थे इस चीज को। चलो, टी हमें फिक्स दिया हुआ है, हमें बस ये बताना है यहाँ कौन सा स्टेटमेंट आएगा, यहाँ कौन सा स्टेटमेंट आएगा। चलो देखते हैं। तो इस इशू को टैकल करने के लिए ये चाहिए, हमारे पास दो ही स्टेटमेंट्स बचे हैं, एक तो हमारे पास आर बचा है और एक हमारे पास यू बचा है। अब बस हमें ये चेक करना है कि आर पहले आएगा कि यू पहले आएगा। तो चलो देख लेते हैं कि आर पहले आएगा कि यू पहले आएगा, इस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। हमें डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना होगा, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट, ये मिलजुल के काम करना, तो मिलजुल के काम करने की बात किसमें हो रही है, टीम में हो रही है कि इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज मिलजुल के काम करेंगे। तो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज मिलजुल के काम करेंगे, ये जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है, ये जो मिलजुल के काम करने की एफर्ट है, मतलब टी और आर का पेयर है, टी और आर का पेयर है, तो आर यहां आया, आर यहां आया, तो यू यहां आया। तो फाइनल सीक्वेंस क्या हुआ, फाइनल सीक्वेंस इज क्यू एस पी यू टी एंड आर। फ्लोचार्ट से समझ सकते हैं, ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट आसानी से आइडेंटिफाई हो गया था। यहाँ पे लिखा हुआ था दीज प्लेटफॉर्म्स, फिर यहाँ पे लिखा हुआ था ये जो इशू है, यहाँ पे लिखा हुआ था मिलजुल के काम करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ था ये जो मिलजुल के काम करने वाली एफर्ट है। एक ही स्टेटमेंट बचा था, एक ही जगह बची थी, मतलब यू यहाँ आया। क्या पैराजंबल्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है सभी को? अभी दो ही क्लासेस हुई है पैराजंबल की, दो क्लासेस और होनी है, बट आई होप सभी लोग कॉन्फिडेंट हो रहे हैं पैराजंबल्स को लेके। यस, चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में देख लूं जिसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार इसको आंसर्स को मार्क कर लेते हैं। क्यू एस पी यू टी आर, तो क्यू एस पी यू टी आर दैट इज आर, क्यू एस पी क्या था, क्यू एस पी यू टी आर दैट इज क्यू एस पी। फोर्थ स्टेटमेंट क्यू एस पी यू टी आर दैट इज यू। चलो, सोशल मीडिया सिंगुलर है बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्लूरल है बेटा। सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको सभी लोग करके लाएंगे और इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अ होमवर्क पैराजंबल फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप क्लासेस से आप सभी को इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बस इस बात को फिर से कह रही हूँ, इस बात को मेक श्योर कर लो कि 3 महीने भी परफेक्शन में रेगुलरली आ गए तो इंग्लिश का लेवल बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होगा, बट कम से कम 3 महीने रेगुलरली आना पड़ेगा और फोकस के साथ क्लासेस को अटेंड करना पड़ेगा, साथ के साथ दा हिंदू भी करना पड़ेगा। ये 2 चीजें मस्ट है। एक ऐसा सिंगल डे नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपका इन दोनों चीजों में से कोई भी चीज मिस हो। बाकी चीजें आप मिस कर सकते हो बट ये 2 चीजें किसी भी हालत में मिस नहीं होनी चाहिए। एक एडिशनल चीज है, जितने लोगों की वोकैबुलरी वीक है वो वोकैब प्रोडिजी को 20 से 25 मिनट भी रोज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, कोई परेशानी दुविधा किसी को? आई होप
नहीं है किसी को भी कोई भी परेशानी, एक मुझे फीडबैक ज़रूर दे देना क्लासेस में कैसा लग रहा है। आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ सभी लोग मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे, क्योंकि आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो मेरे साथ सिर्फ मेल के थ्रू ही पहुंच पाते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि सभी लोग मुझे ज़रूर बताएं कि क्लासेस आपको कैसी लग रही है। चलिए सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।